हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? एक ब्लॉक के ऊपर, एक ब्लॉक के बगल में ब्लॉक, ये था ना? ठीक है, हेडिंग डालिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप थीटा भी दिखा सकते हो, लैम्डा भी दिखा सकते हो। किताबों में आपको थीटा लैम्डा दोनों ही दिखेंगे। क्या होता है यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब उसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखो, देखिए सब लोग इधर ध्यान देखो। हमारे पास क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया है, इस पर एक फोर्स लगा है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे फोर्स लगाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बट अगर हम लोग यहाँ पर अगर फ्रिक्शन दे दें तो सोचना पड़ेगा कि ये फोर्स कितना है तो चलेगा। अरे मानते कि नहीं मानते? अब बात ये कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा जो होता है वो वास्तविकता में एनएलएम में था कौन सा, जो नॉर्मल एक्शन था वो कॉन्टैक्ट फोर्स आता था। बट फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन भी है और कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉर्मल भी है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स रियलिटी में होगा कौन? देखिए हमारे पास अगर बात करें तो एक ये फ्रिक्शन फोर्स है, एक ये नॉर्मल एक्शन है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट में FR² प्लस N², वो हमारा कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। इस बात को ध्यान रखना, इसे हम लोग बोलेंगे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारा टास्क ये नहीं है, हमारा टास्क ये है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए सबसे पहली बात आपको करना क्या होगा कि इस फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर। तो क्या इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं? हमने यहाँ ट्रांसलेट कर दिया और ये हमारे पास FR यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल हमारे पास थीटा है, बट इसी थीटा को ही हम लोग बाद में एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। वो कब बोलते हैं, अब ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो F अगर हमारे पास 0 है, अप्लाइड फोर्स अगर 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अरे बोलो यार, 0। अगर आपने अप्लाइड फोर्स लगाया ही नहीं है, मतलब अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? जैसे जैसे आप F बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ कि अगर F अगर 0 है तो एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा कितना होगा? सोचो सोचो सोचो। अगर अप्लाइड फोर्स अगर हमारा 0 हो जाए तो थीटा कितना होगा? अरे कितना होगा? 90 या 0? 90 0। कितने लोग 90 बोल रहे हैं और कितने लोग 0 बोल रहे हैं? प्रॉपर तरीके से, जैसे क्या शिकायत, कोई दिक्कत है हाथों में? हाँ, तो प्रॉपर तरीके याद करो। कितने लोग 90 बोल रहे हैं और कितने लोग 0 बोल रहे हैं? अच्छा, आप बताओ कि फ्रिक्शन कब आया? ये रिजल्टेंट हम लोग एंगल किसके बीच में देख रहे हैं? जो हमारा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉर्मल एक्शन के बीच में एंगल देख रहे हैं। अब बताओ मुझे कि अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो ये तो होगा ही नहीं, और अगर ये होगा ही नहीं तो ये वाला हमारा, ये यहाँ पर कोई लॉजिक बनता ही नहीं, सिर्फ ये होगा। तो ये वाला भी सीधा काम हो जाएगा, इसी के ऊपर हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। अब मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे हम F बढ़ाएं वैसे वैसे मेरा ये थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे हमने F बढ़ाया वैसे वैसे थीटा बढ़ा। एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा जहां पर इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप F कितना भी बढ़ा लो बट फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, और वो कितना तक बढ़ सकता है? FR मैक्स तक। जब ये FR मैक्स पहुंचेगा तो थीटा बढ़ते बढ़ते किसी एक थीटा पर होगा, उसे मैंने ले लिया थीटा नॉट, या आप इसे लिख सकते हो लैम्डा। यहां तक पहुंच गया। तो जब ये कंडीशन हमारे पास फ्रिक्शन FR मैक्स हो जाए, उस टाइम पर जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां से बताइए tan थीटा क्या लिखोगे? tan थीटा हमारे लिए आएगा tan थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? क्या आपके पास FR मैक्स बाई n होगा? बोलो भैया, क्योंकि FR ही तुम्हारा FR मैक्स लग रहा है, और यहाँ पर क्या होगा? tan थीटा के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि FR मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू s इंटू n, और अपॉन में n ये कट गया तो हमारे पास क्या आया? थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू s, है ना? तो आप इसको लैम्डा भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको जैसे क्वेश्चन में दिया हो वैसे हम लोग इसे यूज कर लेंगे। नोट करो, ये थीटा नॉट और लैम्डा एक ही बात, और यही हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
नोट फटाफट करो। कर लिया? एक क्वेश्चन कराएं? अरे क्वेश्चन कराएं? इतने मरिया टाइप क्यों बैठे हो? सीधे बैठो, सीधे बैठो। अगर मैं पूछता हूं तो ऐसा फटाफट आंसर दो। एक क्वेश्चन देखो, देखिए अगर हम यहां से बात करें, क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक ब्लॉक है और ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू दिया है। अप्लाइड फोर्स को मैं वेरी करा रहा हूं और अप्लाइड फोर्स आपका जो वेरी कर रहा है वो जीरो से लेके मान लो इनफाइनाइट तक कर रहा है। जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं और कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। हमें कमेंट करना है, कमेंट ऑन कांटेक्ट फोर्स। ये एफसी का मतलब क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने मान लिया कि पहले लिया आपका एक, पहले भी ये है कि पहले ये इंक्रीज करेगा, दूसरे में डिक्रीज करेगा, तीसरे में कांस्टेंट रहेगा, चौथे में इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीज करेगा, पांचवा इंक्रीज करेगा, देन कांस्टेंट रहेगा, और देखो छठवां डिक्रीज करेगा, देन इंक्रीज करेगा, सातवां डिक्रीज करेगा, देन कांस्टेंट रहेगा, आठवां कांस्टेंट रहेगा, देन इंक्रीज करेगा, नौवां कांस्टेंट रहेगा, देन डिक्रीज करेगा। कोई भी इनमें से 9 में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप चेक करिए कौन सा सही होगा, लगाइए बुद्धि। हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो बोल रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस कंडीशन के लिए बोल रहे हैं? जैसे ही स्लाइडिंग होने वाली होगी उस टाइम पर फ्रिक्शन क्या होगा? एफ आर मैक्स। तो जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन पर हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो एंगल। ठीक है, तो नोट करिए और इसे ट्राई करो। धीरे धीरे आ रहे हो, क्या बात है? इतना लेट कैसे आए तुम लोग? उसका कारण क्या है लेट होने का? बताओ। अच्छा, पहली बार आए हो, ठीक ठीक, ओके। तो टाइमिंग तो आपको पता होगी ना? चलो चलो, ठीक ठीक, ओके। देखिए कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों का पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन कितने लोगों का? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा, पांचवा कितने लोगों का है? छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। ये करेक्ट है, पांचवा। और ज्यादातर लोगों ने सही दिया आंसर। देखिए पहले समझो, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो कांटेक्ट फोर्स है वो किसका कांटेक्ट फोर्स है? क्या
अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। और कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर हम देखा जाए तो एन तो चेंज हो नहीं सकता, चेंज कौन होगा? अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स आपका जीरो से लेके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तक बढ़ेगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तब तक बढ़ा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तब तक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कोई चेंज, तो सीधा सीधा है कि पहले आपका बढ़ेगा फिर कांस्टेंट होगा। बात क्लियर है? ठीक, नोट करो। ये कितने वैल्यू तक बढ़ेगा? अप्लाइड फोर्स जब तक एफ आर मैक्स के बराबर ना हो जाए। नोट कर लिया ना? चलो आगे देखिए। एक और हेड, अच्छा यहां पर उससे पहले इस तरीके से आपको कंडीशन अगर आपको गिवन हो, ये किताबों में आपको मिलेगी, जनरली क्वेश्चनों में मिलती है कि अगर लैम्डा या थीटा नॉट अगर लेस देन tan इनवर्स म्यू एस दिया है तो स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो। अगर ये एंगल अगर हमारा लेस देन tan इनवर्स म्यू एस है तो क्या स्लाइडिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये एंगल वो एंगल हो गया जितने पर हमारी कंडीशन थी उससे कम, और अगर उससे कम होगी तो अप्लाइड फोर्स वास्तविकता में एफ आर मैक्स से कम लग रहा होगा। अरे तुम्हें मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर आप लिख सकते हो नो स्लाइडिंग। अगर हम लोग बात करें कि लैम्डा और थीटा नॉट ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस दिया है तो क्या होगा? स्लाइडिंग स्टार्ट। स्लाइडिंग स्टार्ट कह सकते हो या स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये कंडीशन अगर आपको ऐसे दी है तो आप समझ जाना कि अगर ये कंडीशन दी है तो इसका मतलब ये है कि जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा है वो चल नहीं रहा होगा, और इस पर क्या, इसकी कंडीशन का मतलब क्या हो गया? जिस सरफेस पर ये ब्लॉक रखा है उस सरफेस पर ये ब्लॉक चल रहा होगा, ठीक है। और देखो अगली हेडिंग देखिए, कोन ऑफ फ्रिक्शन। ये एक तरीके से डेफिनेशन है, और क्या है, कैसे बोलते हैं इसे कोन ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब समझो। देखिए अगर हम यहां से बात करें, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, हमारे पास एक ब्लॉक है, ये मास m, इस पर अप्लाइड फोर्स ये, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ये दिया है। आप बताइए कि ये नॉर्मल लग रहा होगा, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, और यहां पर हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब मुझे एक बात बताओ कि इसी ब्लॉक पर अगर मैं ऐसे अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं तो क्या कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस पर इसके परपेंडिकुलर बीच में होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैंने क्या किया कि यहां पर अप्लाइड फोर्स की जगह पर अब मैंने अप्लाइड फोर्स ऐसे लगाया, तो क्या कांटेक्ट फोर्स ऐसे आ जाएगा? फिर मैंने ऐसे लगाया तो कांटेक्ट फोर्स ऐसे आ गया। आप ये बताओ कि मैं जैसे जैसे इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं तो क्या हमारे पास जो कांटेक्ट फोर्स है वो ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो हम तो किसी इस ब्लॉक पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, तो जो ये बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है? कोन। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कोन, इसी को बोलते हैं हम लोग कोन ऑफ फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स को 360 डिग्री घुमाएं तो कांटेक्ट फोर्स जैसा घूमेगा तो जो जिस शेप में घूमेगा वो हमारा क्या बनेगा? एक कोन बनेगा। जैसे कि यहां पे देखिए ऐसे, कुछ ऐसे, इसे बोलेंगे हम लोग कोन ऑफ फ्रिक्शन। और आप F के लिए लिख सकते हो फोर्स रोटेट 0 to 360 डिग्री इन दी सेम प्लेन। जिस प्लेन में हमारा फोर्स लग रहा है उसी प्लेन में आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से घुमा के वापस वहीं लेके जाओ, ठीक है। तो हमारे पास जो कांटेक्ट फोर्स का शेप आ रहा होगा वो हमारा होगा कोन ऑफ फ्रिक्शन। और देखो एक और हेडिंग देखिए, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग को हम लोग एंगल ऑफ
रिपोज भी बोलते हैं, स्किडिंग भी बोल सकते हैं, जो फिसलना, जब फिसलने की बात आए उस कंडीशन पर। हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या था, जस्ट स्लाइडिंग होने वाली थी उस टाइम पर जो एंगल बन रहा था वो कहला रहा था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीधे बैठो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, तो सब लोग साथ साथ बोला करो। अगर मैं बोलूं कि अप्लाइड फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, जिस टाइम पर हमारा ब्लॉक फर्स्ट टाइम स्लाइडिंग होने वाला अगर होगा, उस टाइम पर जो एंगल बन रहा होगा वो किसके बीच में एंगल बनता है, किसके बीच में एंगल बनता है, नॉर्मल और कॉन्टैक्ट के बीच में, ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा से भी कर सकते हैं और थीटा नॉट से भी, आप थीटा से भी दिखा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जैसे अगर आप लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो वो कब के लिए है, कि जब हमारा ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हो और उस टाइम पर अगर हमारी फ्रिक्शन दिया हो और उस टाइम पर फोर्स लगाएं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। एंगल ऑफ रिपोज जो आता है वो एक इंक्लाइन प्लेन पर आता है। अब मुझे एक बात बताना कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है ऐसे, तो क्या यहां पर अप्लाइड फोर्स लगाने की जरूरत है या प्रकृति के द्वारा अप्लाइड फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, अरे कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट होगा वो आपको मालूम होगा, जैसे हम लोग बात करें यहां से mg, यहां से अगर हम बात करें तो ये होगा n, क्या ये एंगल थीटा होगा, क्या ये mg cos थीटा होगा, क्या नीचे की तरफ हमारे पास mg sin थीटा होगा। अच्छा इसका जो अपोज करेगा वो कौन आएगा, फ्रिक्शन। अच्छा ये फ्रिक्शन क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हम जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ाएं, समझना, ये हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन को जीरो से उठा रहा हूं, तो आप बताओ कौन सा वाला फोर्स बढ़ रहा है, mg sin थीटा, क्योंकि थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ेगा, और अगर sin थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग जैसे जैसे ये एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे mg sin थीटा बढ़ रहा है। mg sin थीटा का मतलब है कि इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है। ये फोर्स बढ़ते बढ़ते एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जहां पर हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू पर हम पहुंचेंगे फ्रिक्शन के लिए, मतलब ये वैल्यू एफआर मैक्स के बराबर हो जानी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा ना, ऐसा नहीं किसी भी एंगल पर हो गया हमारा, एक पर्टिकुलर एंगल, जिस एंगल पर ये mg sin थीटा एफआर मैक्स के बराबर होगा, जिस एंगल पर, वो एंगल क्या कहलाएगा हमारा, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, बिफोर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग से पहले के बारे में बात करें तो आप बताओ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। अरे बोलो भैया, अरे यही होगा ना। बट अगर हम लोग बात करें एट दी टाइम ऑफ स्लाइडिंग तो क्या होगा, स्लाइडिंग के टाइम पे अगर बात करें तो एफ आर मैक्स हो जाएगा और उस एंगल को आप लिख सकते हो mg sin थीटा नॉट, लिख सकते हो क्योंकि इससे तो ज्यादा ही होगा। ये बात कंफर्म है कि हमारे पास थीटा नॉट थीटा से ज्यादा ही होगा। अरे होगा कि क्योंकि तुम लगातार एंगल बढ़ा रहे हो तो लगातार तुम्हारा mg sin थीटा बढ़ रहा है। अरे बोल नहीं रहे यार तुम लोग, तो ये कंडीशन होगी भाई साहब। तो हमारे पास ये हुआ। अच्छा यहां के लिए अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर म्यू mg cos थीटा नॉट, उतने ही टाइम पर जितने एंगल पर होगा उस टाइम का हमें एंगल लिखना होगा भाई साहब। तो यहां पर cos थीटा होगा, cos थीटा नॉट होगा, इज इक्वल टू mg sin थीटा नॉट। आप इसको इक्वेशन ना लिख के यहां लिख सकते हो। यहां से देखा जाए तो इससे कट गया, क्या हमारा फिर से पुराना रिजल्ट आ गया। तो सेम आता है चाहे तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो चाहे एंगल ऑफ रिपोज हो, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें देखने में कोई चेंज नहीं होता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे लिए, यहां से आ जाएगा tan थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू ऐसी होगा क्योंकि हम लोग अभी यहां पर फिसलने की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन पे पहुंचे हैं, तो म्यू ऐसे लिख सकते हो इसे। तो यहां से क्या बन गया हमारे लिए, थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है, नोट करो फटाफट। कितने लोग ये समझ आया, ठीक।
अरे कर लिया क्या? अरे कर लिया क्या? कितने लोगों को ये समझ आया? अच्छा, सेम कंडीशन अगर हम लोग ने जैसे पीछे लिया था कि थीटा नॉट अगर लेस देन tan इनवर्स म्यू एस है तो स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। और अगर थीटा नॉट ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस है तो लिख लो इस बात को भी फटाफट। ये आपको बहुत जगह पर क्वेश्चनों में ऐसा मेंशन किया जाएगा कि थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू, तो आप समझ जाना इसका मतलब स्लाइडिंग की कंडीशन नहीं है। एक क्वेश्चन करोगे, इसके लिए भी सेम क्वेश्चन करो। अगर हम यहां से ऐसे बात करें, हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एंगल थीटा दिया है, यहां पर एक ब्लॉक, मास m, सरफेस का कोफिशिएंट फ्रैक्शन म्यू दिया है, ठीक है। कहानी फिर से वही है कि थीटा को मैंने 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ाया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा कांस्टेंट, चौथा इंक्रीज देन डिक्रीज, पांचवा इंक्रीज दोन कांस्टेंट, छठवां डिक्रीज देन इंक्रीज, सातवां डिक्रीज देन कांस्टेंट, एट्थ कांस्टेंट देन इंक्रीज, नाइन्थ कांस्टेंट देन डिक्रीज। करिए, ट्राई करिए। उम्मीद करता हूं ये सभी का क्वेश्चन सही होगा क्योंकि आइडिया आपको पीछे वाले क्वेश्चन से मिल चुका है। करिए ट्राई। आप लोगों का 11th का बैच है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा नहीं, है ना। जब आपका जो है नेक्स्ट ईयर नवंबर और अक्टूबर के आसपास आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कुछ एडवांस के इलस्ट्रेशन अलग से, बढ़िया इलस्ट्रेशन आपको तब कराएंगे। पहली बार में जितना आप समझ सकते हो उतना मैं कराऊंगा। देख फटाफट। कितने लोगों ने कर लिया? जल्दी करो। कर लिया? अरे कर लिया क्या? अरे बोल नहीं रहे। कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों को पहला आ रहा है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठवां, सातवां, सातवां, आठवां, नवा, नवा किसी का आ रहा है?
9th। अच्छा चलिए देखते हैं। देखो अगर हम लोग यहां से बात करें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर स्लाइडिंग की कंडीशन। स्लाइडिंग के पहले की कहानी क्या होगी? तो स्लाइडिंग के पहले की कहानी का अगर हम बात करें तो नॉर्मल एक्शन क्या होगा? mg cos थीटा। मानते कि नहीं मानते? उस टाइम पर फ्रिक्शन क्या होगा? डायरेक्ट होगा mg sin थीटा के बराबर, क्योंकि fr मैक्स तो होगा नहीं। स्लाइडिंग की कंडीशन पर हमारा fr जो होता है वो fr मैक्स बन जाता है। और ये तो बताएगा कॉन्टैक्ट फोर्स यहां से निकालोगे तो क्या लिखोगे? fc इज इक्वल टू अंडर रूट में fr स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर ये वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का होल स्क्वायर। देखा जाए तो mg तो कॉमन ही आ गया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो क्या हमारे लिए कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ से mg आ गया? मतलब शुरुआत में जब तक ये स्लाइडिंग की कंडीशन पर नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स कांस्टेंट रहने वाला है। अरे क्या बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन हमारे लिए क्या है? एट स्लाइडिंग टाइम। स्लाइडिंग टाइम पर क्या होगा? हमारे पास नॉर्मल एक्शन mg cos थीटा नॉट और fr क्या हो जाएगा? हाँ fr बन जाएगा fr मैक्स, जो कि हो जाएगा म्यू n, और जो कि हो जाएगा तुम्हारे पास म्यू mg cos थीटा नॉट। ये होगा। तो यहाँ से क्या करना होगा? आपको कॉन्टैक्ट फोर्स लिखना है, तो लिखोगे आप यहाँ से n स्क्वायर प्लस fr स्क्वायर, और fr मतलब fr मैक्स है। तो हमें मालूम है दोनों में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या आ गया? mg। इसे बाहर निकाल लो, अंडर रूट में लिखोगे क्या लिखोगे? लिखोगे 1 प्लस अगर यहां से लिखो तो यहां से क्या आएगा? देखिए यहां से आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का म्यू स्क्वायर m स्क्वायर जी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर कॉस थीटा भी साथ में कॉमन आ जाएगा ना, तो बाहर कितना आ जाएगा? mg cos थीटा नॉट। ठीक है, ये नॉट है, और अंदर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो देखा जाए तो mg हमारा तो चेंज हो नहीं सकता, म्यू भी चेंज हो नहीं सकता है, और 1 तो 1 ही है। और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कॉन्टैक्ट फोर्स फिर हमारा घटेगा। तो पहले कांस्टेंट है देन घटेगा। तो क्या ऑप्शन 9th आ रहा था? 9th वाला, 9th का नोट करो। कितने लोगों के तीनों केस समझ आए? एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोन ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, कितने लोगों को क्लियर है ये तीनों? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो फटाफट। कर लिया? अरे कर लिया ना। चलिए अब सिंगल ब्लॉक के बारे में तो बात हो गई है,
अब इंक्लाइन प्लेन पर डबल ब्लॉक को लेके आ रहे हैं, लेकिन डबल ब्लॉक में भी एक के ऊपर एक नहीं, डबल ब्लॉक में भी क्या होगा, एक ब्लॉक के साइड में दूसरा ब्लॉक। ध्यान रखना इस बात को, ऊपर वाला ब्लॉक की कहानी एकदम अलग होती है और एक अच्छी कहानी भी होती है। उसके ऊपर तो भाई साहब जेई में, नीट चाहे आईडी, उस पर लगभग क्वेश्चन बन ही चुके हैं, है ना, तो इसलिए ध्यान से सुनना। देखिए यहां से भी इसको देखते हैं, पहले इसे मिटालते हैं। अब मैंने यहां से क्या किया, एक जनरल फॉर्मेट पे लेके इस चीज़ों को समझते हैं। हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये M1 और दूसरा ब्लॉक M2 मास का है। इसके नीचे μ1 है और इसके नीचे μ2 दिया है, और ये हमारे पास एंगल थीटा दिया है। अब ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि μ1 और μ2 में कौन ज्यादा कौन कम, तीन केस हो सकते हैं। वो तीन केस क्या हो सकते हैं, मैं पहला केस ले रहा हूं, केस 1। केस 1 में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला कि μ1 ग्रेटर देन μ2। केस 2 में ये ले रहा हूं कि μ1 इज इक्वल टू μ2, और केस 3 में मैं ये ले रहा हूं कि μ1 लेस देन μ2। ठीक है, तो इन तीनों केस में क्या होगा, पहले आप इस चीज को समझो और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहला केस क्या बोल रहा है कि इसका फ्रैक्शन ज्यादा है, कोफिशिएंट इसका ज्यादा है, इसका कम। तो आप बताओ पहले कौन स्लाइड करना चाहेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, वेरी गुड। अरे ऊपर वाला, वेरी गुड। आप बताओ पहले कौन स्लाइड करेगा? ये वाला कोफिशिएंट इसका ज्यादा है इससे, तो पहले कौन स्लाइड करेगा, नीचे ऊपर? भाई इसमें फ्रैक्शन कम है तो ये पहले स्लाइड करना चाहेगा और ये वाला बाद में। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि ये वाला इसको धक्का देगा, जब धक्का देगा तो इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। और एक बात और है कि दोनों साथ साथ चलेंगे। अरे तुम मानते कि नहीं मानते? दूसरा केस में क्या है कि दोनों का अगर म्यू सेम है, इसका मतलब है कि दोनों साथ साथ चलेंगे। हो सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स आए भी और ना भी आए, लेकिन मुझे मालूम है तो पहले से निकलवा रखा हूं, ये कॉन्टैक्ट नहीं आता है। ये कहानी कैसे है कि हम लोगों ने एनएलएम में क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि एनएलएम में अगर दो ब्लॉक अगर कॉन्टैक्ट में है और कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता था, 0। अरे क्या होता था, सेम चीज यहाँ पर अगर हम लोगों का फ्रिक्शन भी है और दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया जा रहा है दोनों ब्लॉक पर, तो ध्यान रखना फिर भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं आएगा। बट जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम दिए तो एक बात तो कंफर्म है, दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा। वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर एक चीज और है कि अगर हमारे पास केस तीसरा क्या है, ये वाला इससे अगर कम है तो इसका फ्रैक्शन कम है, इसका ज्यादा है, तो ये पहले चल जाएगा और ये बाद में चलेगा। तो क्या होगा, ये वाला तेजी से, ये मान लो एक्सेलरेशन अगर मान लो A1 है और ये A2 है, तो कौन एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, A1। तो A1 ज्यादा हो गया तो क्या कॉन्टैक्ट रहेगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स 0। हम यही कहानी पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप ये तीनों केस को नोट करके पहला केस नोट करो फटाफट। बातें कर रहे हो? एग्जाम आप लोगों के खत्म हो गए? खत्म हो गए एग्जाम? कितने लोग जो है स्कूल जाते हैं डेली? कितने लोग स्कूल जाते हैं? एग्जाम आप लोगों को हो गए क्या? शुरू होने वाले हैं। तो अभी एग्जाम तुम लोगों को हुए थे, वो कौन से एग्जाम थे? एनुअल हाफ ईयरली खत्म हो गए? अरे वो तो स्टार्ट होंगे ना यार अब तो कौन से एग्जाम थे तुम लोगों के? हाफ ईयरली खत्म भी हो गए? ठीक है ठीक है। केस पहला वाला नोट करो फिर देखते हैं। देखिए केस फर्स्ट में क्या है कि अगर ये वाला अगर कोएफिशिएंट ज्यादा है इससे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो आप क्या करो, इन दोनों को एक सिस्टम मानो और इन दोनों पर पहले वाले का अगर ग्रेविटी का कंपोनेंट लिया जाए तो इधर क्या होगा बताओ भैया, m1g sin थीटा होगा कि नहीं होगा? और इधर वाले का क्या होगा? तो दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो हम एक साथ लिख रहे हैं तो हमारे पास आएगा m1 प्लस m2 g sin थीटा। इस वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा Fr1
और ये लगेगा तुम्हारे पास Fr2। मानते कि नहीं मानते? अच्छा, जब स्लाइडिंग हो जाती है तो फ्रिक्शन कौन सा आ जाता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो ये वाला भी मैक्सिमम हो जाएगा और ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पर एक कॉमन एक्सेलरेशन ए। अब आप बताओ कि इस पर अप्लाइड फोर्स कौन है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में? क्या ये है? ये अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को पहले लिखते हैं, और जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन हमारे पास है? Fr1 में और Fr2। ये नेगेटिव साइन में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? देखो हमने क्या लिखा, m1 प्लस m2g साइन थीटा माइनस का Fr1 मैक्स और माइनस का Fr2 मैक्स इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू ए। अब यहां से बताइए ये क्या होगा? Fr1 मैक्स क्या लिखोगे? क्या μ1 m1g cos थीटा होगा? यहां पर क्या होगा? μ2 m2g cos थीटा और इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। क्या यहां से एक्सेलरेशन निकाल लोगे? बस खत्म, नोट करो। कर लिया? देखिए इसके बीच का कांटेक्ट कैसे निकालोगे? क्या कांटेक्ट निकालने के लिए हमें एफबीडी बनाना चाहिए? देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि M1 मास किसी के भी बना सकते हो, दोनों से ही कांटेक्ट आ जाएगा। हम किसी एक से देख लेते हैं। देखिए यहां से देखा जाए तो M1 हमारे पास ऐसे है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ भैया? M1g साइन थीटा। M2 का धक्का इधर होगा और फ्रिक्शन Fr1 मैक्स इधर होगा और इधर एक्सेलरेशन होगा। तो क्या लिखोगे? अब लिखोगे m1g साइन थीटा प्लस n माइनस का Fr1 मैक्स इज इक्वल टू क्या m1 इंटू ए लिखोगे? आप बताइए इसमें अननोन कौन है? इस पूरी इक्वेशन में अननोन कौन है? अरे बोल नहीं रहे। अरे कौन अननोन है? n। क्या a मालूम है पीछे वाली इक्वेशन से? क्या आप यहां से n निकाल सकते हो? ठीक है, नोट करो।
जल्दी नोट करो। कर लिया? चलो केस 2 देखो। केस 2 में मैंने क्या लिया? अरे केस 2 में मैंने क्या लिया? हाँ, तो मैं यहां पर आप केस 2 डालें और केस 2 में है μ1 इज इक्वल टू μ2। बेटा आप फिर से वही एक्सप्रेशन लिखो, बाद में लिख लेंगे हमारा μ1 और μ2 इक्वल है। आप एक काम कर लो, μ1 इज इक्वल टू μ2 को म्यू मान सकते हैं, इक्वल है तो कुछ भी मान लो। मैंने क्या लिखा? फिर से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, तो नीचे वाला फोर्स कौन सा हो गया? m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस का fr1 मैक्स माइनस का fr2 मैक्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, होगा कि नहीं होगा? फिर से यहां पर दोबारा लिखो इसे, m1 प्लस m2 g साइन थीटा और माइनस का μ1 m1 g कॉस थीटा और माइनस का μ2 m2 g कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? m1 प्लस m2 इंटू जी ए, होगा कि नहीं होगा? यहां से μ1 और μ2 क्या दोनों एक ही हैं? बाकी ये फैक्टर जो हमारा है वो कॉमन है कि नहीं है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, हमारे पास जो हो गया वो यहां से हो गया m1 प्लस m2 g साइन थीटा और यहां से म्यू हमारा कॉमन हो गया और यहां से जो कॉमन हुआ वो कौन कौन हुआ? μ1 g cos थीटा कॉमन हो गया, अंदर क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 और यहां से m1 प्लस m2 इंटू ए, ये इससे कटा। क्या हमारे पास a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा आया? ये बताओ ये एक्सेलरेशन किसका आता था? एक ब्लॉक होता था और जिसका एक्सेलरेशन हमें निकालना होता था तो यही आता था। कितने लोगों को याद है? तो ध्यान रखना कि अगर दोनों का फ्रैक्शन सेम हो जाए तो आपको ऐसे ही मानना है कि हमारे पास एक ही ब्लॉक है, तो दोनों ही एक्सेलरेशन का एक ही एक्सेलरेशन है। तो चाहे 3 रखे होते और तीनों का कोएफिशिएंट अगर सेम होता, क्या तीनों का एक्सेलरेशन यही होता? आप याद करो मैंने एलएनएम में क्या पढ़ाया था कि एक ब्लॉक होगा, अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा तो एक्सेलरेशन कितना आता था? अरे बोलो यार, जी साइन थीटा। अरे कितना आता था? उसमें अगर एक और ब्लॉक रख दो तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना आता था? जी साइन थीटा। 3 रख दो तो 50 रख दो तो 1 लाख रख दो तो वही सेम चीज इसमें कितने भी ब्लॉक रख दो, अगर सभी के सभी सरफेस पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है तो सभी का एक ही एक्सेलरेशन होगा, वो ये होगा। नोट करो। सागर पानी लिखे हो। कर लिया क्या? कांटेक्ट फोर्स देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इसका कांटेक्ट फोर्स क्या आना चाहिए? 0 बताया था ना। देखिए 0 आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं। फिर से आप एफबीडी बनाओ, फिर से आप क्या करो, एफबीडी बनाओ। और एफबीडी बनाते हैं देखिए क्या आएगा, यहां से ये m1 नीचे फोर्स m1 जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ से धक्का, पीछे की तरफ से fr1 मैक्स नीचे चलेगा। क्या पीछे भी यही इक्वेशन बनाई थी? m1 जी साइन थीटा प्लस का n माइनस का fr1 मैक्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए।
ए की वैल्यू हम लोग पहले निकाल रखे हैं। यहां से क्या लिखोगे आप, m1g साइन थीटा माइनस का FR1 मैक्स को क्या लिखोगे आप, म्यू लिख सकते हैं आप, तो म्यू m1g कॉस थीटा और प्लस का n इज इक्वल टू m1 और a की वैल्यू क्या आई थी, g साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। आप यहां से देखो m1g साइन थीटा इधर भी लिखा है, m1g साइन थीटा इधर भी लिखा है, माइनस का म्यू m1g कॉस थीटा इधर भी लिखा है और माइनस का म्यू m1g कॉस थीटा इधर भी लिखा है। ये पूरा कट गया तो क्या n की वैल्यू 0 आ गई। यहां से आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लॉक चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 50 हो, अगर उनका फ्रैक्शन नीचे का तुम्हारा सेम दिया है तो मास कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, आप बताइए, मास वाला टर्म कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसलिए अगर कोएफिशिएंट फ्रैक्शन सेम दिए तो मास तुम्हारे सेम हो चाहे अलग हो चाहे कुछ भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कॉन्टैक्ट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, 0। जो तुम्हारे 2 ब्लॉक हैं तो एक कॉन्टैक्ट होगा और अगर 3 होंगे तो 2 कॉन्टैक्ट होंगे और जितने भी ब्लॉक लोगे उसके हिसाब से नोट करो। कर लिया, तीनों केस हो गए, नहीं 2 ही हुए ना, तीसरा देखो। पहले वाले केस में क्या है, दोनों साथ चलेंगे और दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स आएगा। दूसरे वाले केस में क्या है कि दोनों साथ तो चलेंगे बट इनका कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा। तीसरे वाले में देखो, थर्ड केस में क्या है कि μ1 लेस देन μ2। अगर ऐसा है तो m1 अलग चल रहा होगा और m2 अलग चल रहा होगा, तो हमको एफबीडी अलग अलग बनानी पड़ेगी। और एफबीडी अगर अलग अलग बनानी पड़ेगी तो पहले मैं बना रहा हूं एफबीडी ऑफ m1 की एफबीडी बनाओ तो क्या होगा, ब्लॉक हमारे पास m1 ये है, इसके एक्सेलरेशन को आप a1 मान लो। यहां से हमारे पास क्या आएगा, नीचे की तरफ m1g साइन थीटा और पीछे की तरफ FR1 मैक्स। तो यहां से देखा जाए तो क्या लिखोगे, m1g साइन थीटा, यहां पर ये नॉर्मल तो ये कॉमन सी बात है कि ये तुम्हारा m1g कॉस थीटा होता ही होता है, वो मैं इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये वाली इक्वेशन से ज़्यादा मतलब है। ये वाला तो हमें मालूम ही है कि n किसके बराबर होता है, m1g को, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, माइनस का FR1 मैक्स इज इक्वल टू m1 इंटू a। तो यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा, m1g साइन थीटा माइनस का μ1 m1g कॉस थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू a। तो m1 कटेगा यहाँ से, एक्सेलरेशन क्या आया, g साइन थीटा माइनस का μ1 g कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया, ये एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, a1, ठीक है। तो a1 ये आया, सेम हमारा एक्सेलरेशन आप बताओ इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका देखेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा m2g साइन थीटा, ऊपर की तरफ क्या होगा FR2 मैक्स और नीचे की तरफ क्या होगा a2 मान लो एक्सेलरेशन है। तो फिर से इक्वेशन क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसी तरीके से कि m1g साइन थीटा माइनस का FR2 मैक्स इज इक्वल टू m2 इंटू a2। अरे ये तो लिखोगे ना, तो लिखते हैं डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट लिखो तो चलेगा, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। बिना एफबीडी के मैं लिख रहा हूं तो यहां से हो जाएगा m2g साइन थीटा माइनस का FR2 मैक्स इज इक्वल टू m2 इंटू a2। तो यहां से हमारे लिए हो जाएगा m2g साइन थीटा माइनस का μ2 m2g कॉस थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू a2। यहां से ये कट गया, हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आई, यहां से आई g साइन थीटा माइनस का μ2g कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, इसमें कौन ज्यादा है, μ1 या μ2, इसमें कौन ज्यादा है, μ1 μ2। अगर ये ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन कौन सा ज्यादा होगा, a1।
इसीलिए वहां पर दिख रहा है कि जिसका फ्रिक्शन हमारे पास ज्यादा होगा वो ब्लॉक धीरे चलेगा और जिसका कम होगा वो तेज चलेगा, और दिख भी रहा है, एक्सप्रेशन से भी नजर आ रहा है। कितने लोग समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? 0। भाई कांटेक्ट तो तब आता है ना जब इनके बीच में कांटेक्ट हो, कांटेक्ट तो हो ही नहीं, अब अलग अलग हो गए। नोट करो और देखो, अरे कर लिया क्या? अरे कर लिया ना? देखिए अब मैं डेटा फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और अब मुझे आप बताना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप कर लोगे तो फिर होमवर्क है। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये एंगल मैंने ले लिया 37 डिग्री। एक ब्लॉक 10 kg का है और एक ब्लॉक 20 kg का है। यहां पर ये μ1 और ये μ2, ठीक है, ये 10 kg का है। केस 1, μ1 इज इक्वल टू 0.2 और μ2 इज इक्वल टू 0.4। केस 2, μ1 इज इक्वल टू 0.4 और μ2 इज इक्वल टू 0.2। केस 3, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 0.2। क्या फिर से 3 केस वैसे ही आ गए? कितने लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से नेक्स्ट टर्न पर पूछ लेना। नोट कर लिया? अच्छा एक बात बताओ कि जहां पर मैंने 2 ब्लॉक दिए हैं, ऐसे ही अगर 3 ब्लॉक देते तो कितने लोग क्वेश्चन बना, मतलब कितने लोग कर सकते हैं? मैं एक ऐसे ही रफली कुछ केसेस ले रहे हैं, हो सकता है कि केसेस पूरे ना हो बट फिर भी ट्राई करते हैं, देखिए क्या है, और आप बताना कि हाँ यार ऐसे केसेस भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से देखो 3 ब्लॉक भी अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि 3 ब्लॉक का केसेस किताबों में बहुत ही रेयर ही मिलता है, बट फिर भी अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये ब्लॉक मान लो हमारे पास M1
ये M2 और मान लो ये M3 दिया है, ठीक। इस तरीके से आपको ये μ1, μ2 और μ3 केस क्या क्या बन सकते हैं देखो। केस पहला μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। केस सेकेंड μ1 इज इक्वल टू μ2 लेस देन μ3। केस थर्ड μ1 इज इक्वल टू μ2 ग्रेटर देन μ3। केस फोर्थ देख रहे हैं ना, कोई रिपीट ना हो जाए, μ1 ग्रेटर देन μ2 इज इक्वल टू μ3। केस 5 μ1 लेस देन μ2 इज इक्वल टू μ3। केस 6 μ1 इज इक्वल टू μ3 ग्रेटर देन μ2। केस 7 μ1 इज इक्वल टू μ3 लेस देन μ2। केस 8 μ1 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ3। केस 9 μ1 लेस देन μ2 लेस देन μ3। कुछ और बचा है क्या? और कोई बन सकता है क्या? और मान लो कोई बन जाए, और अगर मान लो कोई बन जाए, ढूंढ ढांड के अगर मिल जाता है तो। लेकिन समझिए मेरा कहने का क्या मतलब, यहाँ पर आप ओरली बताना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर हमारे पास तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, तीनों का एक ही एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो। अरे मानते कि नहीं मानते? बात खत्म हो गई। इसके लिए आइए, इन दोनों का कॉन्टैक्ट फोर्स तो जीरो आएगा, जीरो आएगा। हाँ, ये क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम, तो ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे। जब साथ साथ चलेंगे तो ऐसे समझो कि ये दो ही ब्लॉक वाले प्रॉब्लम है। अरे भाई ये तो पीछे रह गया, ये आगे निकल आया। जब ये आगे निकल आया तो ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन ये साथ साथ चल रहे तो केस कैसा बन गया, टू ब्लॉक वाला। टू ब्लॉक में दोनों का कोफिशिएंट सेम दिया है, तो क्या आने वाला है, इन दोनों का एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस का म्यू थ्री जी कॉस थीटा। भाई है ना, तो ये होगा, तो इसका एक्सेलरेशन इस वाले से कम हो जाएगा, इसका ये ज्यादा हो जाएगा, तो आगे ये चला जाएगा। इनका कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो, और ये अलग तो हो ही गए दोनों, 2 और 3 वाला तो अलग हो ही गया है, उसका भी कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो। कितने लोग समझ आ रहा है? तो कितने लोग ये सारे केसेस को समझ के कर लेंगे? कितने लोग समझ के कर लेंगे? किसी कोई दिक्कत? नोट करो। टाइम कितना होगा? 7:30। और देखो, चलो अब चाहे 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, हालांकि आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लिया? चलो आगे देखो, एक ग्राफ का पोर्शन भी इसमें बचा हुआ है, वो मैं आपको किसी और लेक्चर में करा देंगे।
लेकिन अभी जो है आप कुछ चीज़ें और देखो। अब वो वाले केसेस उठाते हैं जितने क्वेश्चन हम लोगों ने एनएलएम में किए थे, उन क्वेश्चन को उठा के लेके आते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर पुली पर 2 ब्लॉक लटक रहे हैं या पुली पर 3 ब्लॉक लटक रहे हैं, तो क्या फ्रिक्शन का कोई योगदान होगा इसमें? नहीं। फ्रिक्शन के लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है? कॉन्टैक्ट। इसलिए सरफेस वाले जितने क्वेश्चन एनएलएम में किए थे वो सारे यहाँ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन मत लेके आना, एक पुली है उस पर एक ब्लॉक इधर लटक रहा है, एक इधर लटक रहा है, बोलो सर इसमें फ्रिक्शन का कोई केस लेके आओ। फ्रिक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर तुमने, हाँ, एक बच्चे के दिमाग में ये भी आया कि सर उसमें एक काम करते हैं कि जो पुली है और उसमें रस्सी में फ्रिक्शन लेके आ जाओ, तो फिर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और रोटेशन स्टार्ट होगा तो वो चैप्टर रोटेशन में पहुंच गए। तो पुली के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं। अभी पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस ही मानी कब तक? जब तक हम रोटेशन ना पहुंच जाए, ध्यान रखना इस बात। और रस्सी भी कैसी लेनी है आपको? मासलेस। अब देखिए कुछ केसेस में आपको मास मिलेगा तो वहां पर हम आपको अलग से बता देंगे। तो देखिए यहां से शुरुआत ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक हमारे पास दिया 10 kg, और यहां पर इस तरीके से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। तो ये 10 kg, इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ले लो 0.4 दिया है। तो हमें क्या बताना? सेम पुराना टाइप, एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ, फटाफट निकालो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, हमें ये मोशन होगा कि नहीं उससे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? एफआर मैक्स। ठीक है, यहां पर देखिए सॉल्यूशन के तौर पे देखते हैं। यहां एफआर मैक्स अगर हम चेक करें तो क्या म्यू इंटू एन होगा? और म्यू कितना है? 0.4, और एन कितना है? 100, तो कितना आ गया? 40। आप बताओ कि रोकने वाला 40 है और नीचे डाउनवर्ड फोर्स कितना है ग्रेविटी का? 100, तो चलेगा तो कंफर्म। तो हमने देखा कि ये टेंशन टी रस्सी 1 है तो टेंशन 1, इधर एक्सेलरेशन, ये इधर एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ हो गया हमारे पास 10 g। अगर ये इधर चलेगा तो इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, हालांकि ये फ्रिक्शन फोर्स एफआर मैक्स ही होगा। अब यहां से देखें तो नीचे वाली इक्वेशन लिखो पहले, डाउनवर्ड वाली क्या आएगी? सब लोग बताओ। 10 g माइनस का t इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से बताओ t माइनस का एफ आर इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इक्वेशन सेकेंड। यहां से ये t कट गया, ये 100, और एफ आर की वैल्यू मतलब एफ आर मैक्स थी क्योंकि मोशन हो रहा है। अगर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगने लगता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ये तब है जब दोनों का म्यू सेम दिया है। अगर म्यू अलग अलग होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है फिर, है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप? ये 40 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ये 60/20, तो कितना आ गया? 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले से अगर आप देखो तो यहाँ से हमारे पास टेंशन भी आ जाएगा। क्या लिखोगे? टी इज इक्वल टू एफ आर की वैल्यू कितनी है? 40, और प्लस का 10 इंटू 3, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? 17 न्यूटन। कितने लोगों का आंसर आ रहा था? वेरी गुड। और देखो, और देखो, कर लिया? एक और करो। क्वेश्चन ये है, एनएलएम में ये क्वेश्चन कराए, ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने एनएलएम में कराए हैं जो भी यहाँ करा रहे हूँ। 10 kg यहाँ पर एक छोटा सा 1 kg का ब्लॉक इस पे सपोर्ट में है, 0.4 हमारे पास इसका दोनों का फ्रिक्शन दिया है, कॉमन है। ये कितने kg का? छोटा वाला 1 kg का। यहाँ पर
इस तरीके से हमारे पास एक पुली है, इस पर भी फिर से हमारे पास 10 kg का मास हैंग कर रहा है। हमको फिर से बताना है कि टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा और एक और फोर्स। इन दोनों के बीच में भाई 1 kg वाला कौन चलाएगा? 10 का धक्का कौन चलाएगा? और जो 10 का धक्का उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कांटेक्ट फोर्स। तो आप एन डैश की वैल्यू फाइंड करो, जैसे फटाफट निकालो। एनएलएम क्या याद होगा आपको सभी को, ट्राई करो। चलिए चेक करो। आप इसे ऐसा मान सकते हो, ये ए है और ये बी है। तो पहले एक आप क्या करो कि यहाँ का टेंशन टी लो, यहाँ का टेंशन टी और नीचे वाला टेन जी। यहाँ नीचे की तरफ ये चलेगा और ये इधर चलेगा। तो इसकी मतलब इस वाले की इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन बताओ। क्या टेन जी माइनस का टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए होना चाहिए? बट बात यह है कि दोनों जब हमारे पास एक साथ दिए तो हम डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल बॉडी की एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करो, एफबीडी पहले बनाओ, एफबीडी ऑफ ए ब्लॉक। और ए ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे तो आप बताओ कि एफबीडी ए की देखी जाती है 10 kg है, इस पर टेंशन इधर लग रहा है। बट जब ये टेंशन इधर लग रहा है तो बताओ क्या 10 kg वाले ने 1 kg को धक्का दिया? और 1 kg को धक्का दिया तो क्या 1 kg वाला भी इसको इधर धक्का देगा? क्या इसका फ्रिक्शन होगा? इसका फ्रिक्शन आप लिख सकते हो FR1 मैक्स, और इधर लिखो आप यहां पर एक्सेलरेशन ए, यही होगी। बोलो भैया, यहां से क्या लिखोगे आप लिखोगे यहां से T माइनस का N माइनस का FR1 मैक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ए। अब इसका FR1 मैक्स क्या होगा, क्योंकि मैंने म्यू की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है, तो क्या यहाँ पर 40 होगा? तो यहाँ से हमारे पास हो गया T माइनस का N माइनस का 40 इज इक्वल टू 10 इंटू इक्वेशन सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम लोग एफबीडी बी की बनाएं, अगर बी की एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, तो बी को चलाने वाला कौन है? अरे कौन चलाने वाला है? धक्का। इसे आप एन डैश ले सकते हो, क्योंकि एन डैश ही माना मैंने ना, एन डैश। तो आप एन डैश लिखो जाओ। तो एन डैश पीछे की तरफ कौन लगेगा? FR2 मैक्स, क्योंकि मोशन कर रहा है इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम आएगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, एन डैश माइनस का FR2 मैक्स इज इक्वल टू 1 इंटू ए।
इसके लिए कितना होगा, क्या 4 आएगा, Fr2 मैक्स कितना आएगा 4 न्यूटन। तो n डैश माइनस का 4 इज इक्वल टू ए, इक्वेशन थर्ड। आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो, इनफैक्ट तीनों को जोड़ो। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या आएगा देखो, यहां से आएगा tan g माइनस का t इज इक्वल टू tan a, यहां से हमारे पास क्या आएगा t माइनस का n डैश माइनस का 40 इज इक्वल टू tan इंटू ए, और यहां से क्या आएगा n डैश माइनस का 4 इज इक्वल टू ए। तो देखा जाए तो ये यहां से कटा, ये यहां से कटा, तो हमारे पास फाइनली आया क्या, यहां से आएगा tan g माइनस का 40 माइनस का 4 इज इक्वल टू 21 ए। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारे पास 100 माइनस का 44 इज इक्वल टू 21 इंटू ए, ये 56 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 56 बाई 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। किसी ने ये कर पाया था, वेरी गुड। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 4 उसमें ऐड कर दो, एन डैश आ जाएगा। अरे बोलो भाई, आप तो कर लोगे ना, तो एन डैश की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से, और अगर आप चाहते हो यहाँ से टी, तो ए की वैल्यू वहां रखो, यहाँ से टी आ जाएगी। नोट करो, सॉरी। नोट कर लिया, अरे कर लिया ना। अब देखिए सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने एनएलएम में किए थे, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर उठा के दिखाता हूँ, और आप मुझे बताना कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखिए वो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क देता हूँ, अगर किसी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैंने आपको ढंग से एनएलएम में सारी चीजें कराई हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा आपको लगेगा इसमें बार बार वही सेम चीज करने के लिए, है ना। देखिए आप मुझे बताते चलना, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन यहां लिया, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे दिया, ये एंगल 37, एक ब्लॉक यहां 10 kg, एक ब्लॉक यहां हैंग कर रहा है 10 kg, म्यू की वैल्यू 0.2 दे दी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, टेंशन और फ्रिक्शन। कितने लोग ये कर लेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एडिशनल क्या हुआ कि मैंने एक फ्रिक्शन ले लिया। अरे क्वेश्चन ये कराया, मैंने कराया कि नहीं कराया में, ठीक है। नोट करो, लिखते चलो।
ये वाला भी क्वेश्चन मैंने वहां कराया था कि नहीं कराया था, इसको भी करो आप। ए टेंशन फ्रिक्शन, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मेरे से कल पूछ लेना। और देखो देखो नोट कर लिया था ना। और देखो एक और क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी kg, इसका टेंशन आप T1 ले लो, यहां पर जो होगा इसका टेंशन T2, कॉमन एक्सेलरेशन एक ही आएगा क्योंकि एक ही रस्सी से एक ही लाइन में ये कनेक्टेड है, इसलिए एक ही हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। इसे नोट करो, कितने लोग ये कर लेंगे। और देखो फिर से आप इसे क्या करो, T1 और इसे T2 मान लेना। हमें क्या करना है, T1 भी निकालना है, T2 भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है और फ्रिक्शन भी निकालना है। फ्रिक्शन आपको सिर्फ यहाँ दिया है, वहाँ नहीं। ये नोट किया और ये नोट कर लिया। एक और, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां का म्यू दिया आपको 0 मान लो 4, अब यहां का भी दिया और अब यहां का भी दिया है, तो आप इसे एक काम करो, इसे मानो आप बॉडी 1, इसे मानो बॉडी 2, तो FR1 भी निकालना है, साथ में FR2 भी निकालना है। एक और नोट करो, कितने लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम पर ही देखेंगे। आज के लिए लेक्चर इतना ही, ठीक है, ठीक है। इससे पढ़ के आना एनएलएम और कंस्ट्रेंट, और जितना फ्रैक्शन पढ़ाया है इतना रिवाइज करके आना, तभी मजा आएगा। चलो।